Now, today we will be dealing with section 45. Now, this has the opinion of experts. It says that when the court has to form an opinion upon the point of foreign law, science, or art, or as to identity of a handwriting or finger impression, the opinions upon the point of the person specially skilled in such foreign law, science, or art, or question as to identity of the handwriting or finger impressions are relevant facts. Such persons are called experts. अब नाउ यू शुड नो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल. ठीक है, क्योंकि जब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं जब एग्जामिनेशन करते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स का, लेट अस सपोज एक मेडिकल मैन जब इंजरीज एग्जामिन कर रहा है तो वो एनालिसिस के बेसिस पे कुछ ओपिनियन देता है. वो डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है इवेंट का, पर वो जो भी ओपिनियन देगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 45 दैट वुड बी मेड रेलेवेंट. So this section also is an exception to the hearsay rule. ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है hearsay rule का. अब लॉ का एक जनरल रूल ये होता है कि ओपिनियन और बिलीव्स ऑफ द थर्ड पर्सन एज अ जनरल रूल आर इररेलेवेंट. लॉ उसको कोई भी तवज्जो नहीं देता और देयरफॉर इनएडमिसिबल. ठीक है, क्योंकि आपका क्या ओपिनियन है किसी फैक्ट के बारे में वो जनरली इनएडमिसिबल है और इररेलेवेंट है. जनरली लॉ ये रूल फॉलो करता है कि इफ़ यू हैव विटनेस्ड एन इवेंट डायरेक्टली और यू हैव एक्सपीरियंस्ड एन इवेंट डायरेक्टली, ओनली देन यू आर अलाउड टू गिव एन एविडेंस ऑफ अ फैक्ट. बट देयर आर केसेस इन विच द कोर्ट इज नॉट इन अ पोजिशन टू फॉर्म अ करेक्ट ओपिनियन when the question involved is beyond the range of a common knowledge or common experience. Now these are the ranges where the opinion of expert comes in. ठीक है, पहला क्या है फॉरेन लॉ, फिर क्या है साइंस, फिर क्या है आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, ये सारा इसके अंदर आता है. ठीक है, सो सेक्शन 45 में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं सिर्फ उन्हीं बातों के लिए जो जनरल रूल है वो रिलैक्स किया जाता है और एक्सपर्ट एविडेंस को एडमिट किया जाता है इन ऑर्डर टू इनेबल द कोर्ट टू कम टू अ प्रॉपर डिसीजन. हमेशा याद रखिएगा, एन एक्सपर्ट इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट. हिज एविडेंस इज रियली ऑफ एन एडवाइजरी कैरेक्टर. द कोर्ट विल नॉट बिकम अ फंक्टस ऑफिशियो मेरली बिकॉज एन एक्सपर्ट हैज गिवन एन ओपिनियन ऑन अ सर्टेन पॉइंट. ये सारी बातें ध्यान रखिएगा बिफोर वी इवन बिगिन टू dwell into the topic of opinion of experts. इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके आपको अवेयर रहना है. और हमेशा याद रखिए जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है इट वुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन डेफिनेट ग्राउंड्स. वो किन्हीं ग्राउंड्स पे बेस्ड होगा, किसी सर्टेन साइंस पे बेस्ड होगा. वो कोई मेयर गॉसिप नहीं होती. ठीक है, कि आप एक्सपर्ट के पास गए और एक्सपर्ट ने बिना कोई एक्सपेरिमेंट या बिना कोई ग्राउंड्स दिए अपना ओपिनियन किसी पॉइंट पे दे डाला, वो एविडेंस नहीं होगा. क्योंकि जब आप सेक्शन 45 को सेक्शन 51 के साथ पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट के, देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि जहाँ पे भी ओपिनियन ऑफ अ लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड इज ऑल्सो रेलेवेंट. उसका इलस्ट्रेशन भी देखिएगा. एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन. एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है वो अपना ओपिनियन देने के बाद जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है ना कोर्ट को, तो कोर्ट में एग्जामिन्ड भी होता है. ठीक है, तो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसको भी बुलाया जा सकता है. जिस एक्सपर्ट ने बैलिस्टिक रिपोर्ट दी उसको बुलाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. अब इस सेक्शन 45 को आप सीआरपीसी से भी रिलेट करते हैं. सीआरपीसी का सेक्शन 293. ठीक है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं विच आर रिपोर्ट विच हैज़ बिन गिवन अंडर द हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट. तो वो सारी चीज़ें पर से एडमिसिबल होती हैं. ठीक है, लेकिन उसमें भी कोर्ट को अगर सही लगता है तो जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है उनको एग्जामिन किया जाता है. अब सेक्शन 293 में कुछ लोग मेंशन हैं सच एज केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट एसेट्रा. अब इनकी जो रिपोर्ट होती है वो पर से एडमिसिबल होती है कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट को अगर सही लगता है तो ऐसे ऑफिसर्स को भी वो बुला सकता है और एग्जामिन कर सकता है. ठीक है, क्योंकि एक ऑफ पॉइंट जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स का है वो सीआरपीसी में भी क्रॉस ओवर करता है.
तो सीआरपीसी में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 291 से लेकर 293 के जो प्रोविजंस हैं वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स और उसको कैसे ट्रीट करेंगे उसको लेके डील करते हैं, और उन मेडिकल एविडेंसेस का डिपोजिशन कैसे डील होगा उससे थोड़ा डील करते हैं, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम बस एविडेंस से कन्फाइंड रहना है, पर ध्यान रखिएगा इसकी ओवरलैपिंग उधर भी होती है। नाउ लेट मी डिस्कस विद यू द पोजिशन ऑफ एविडेंस and how it is to be treated inside of the court. Expert evidence, how it is to be treated inside the court. इस पे सबसे लीडिंग अथॉरिटी है दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, डिसाइडेड ऑन 3 अगस्त 2012। अब बिफोर आई इवन बिगिन विद दिस जजमेंट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी पॉइंट पे मेडिकल एविडेंस और आपका ऑक्यूलर एविडेंस, मतलब जो आंखों देखा एविडेंस है, वो कन्फ्लिक्ट करते हैं तो कोर्ट किसको प्रेसिडेंस देगा? ऑक्यूलर एविडेंस को, नॉट टू द मेडिकल एविडेंस। क्योंकि कोर्ट का ये हमेशा मानना होता है कि जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है ये प्रोबेबिलिटीज और हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है, ठीक है। एन ओपिनियन, एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट एन एविडेंस ऑफ फैक्ट। तो अगर किसी ऑक्यूलर विटनेस ने कोई ऑकरेंस देखी है तो ही इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू दी मेडिकल एविडेंस, ठीक है। हैविंग पुट दिस जनरल प्रिंसिपल इनसाइड ऑफ योर माइंड, now I shall begin with the ratio that was held in Dayal Singh versus State of Uttaranchal. In this case, Supreme Court said that the possibilities of some of the variation in exhibits, medical and ocular evidence cannot be ruled out. But it is not the law that every minor variation or inconsistency would tilt the balance of justice in favor of the accused. Of course, where the contradictions and variations are of serious nature, which would apparently or impliedly are destructive to the substantive case sought to be proved by the prosecution, they may provide an advantage to the accused person. The courts normally look at the expert evidence with greater sense of acceptability, but it is equally true that the courts are not absolutely guided by the reports of expert, especially if such reports are perfunctory, unsustainable, and are a result of a deliberate attempt to misdirect the prosecution. Now the court cites a previous judgment of Kamaljeet Singh versus State of Punjab and reiterates the position of law and says that court, while dealing with the discrepancies between the ocular and medical evidence, held that it is a trait that law does not allow the minor variations between the medical evidence and ocular evidence to take away the primacy of the latter, unless the medical evidence in its term goes so far away as to completely rule out the possibilities whatsoever of the injuries taking place in the manner stated by the eyewitness. The testimony of the eyewitness cannot be thrown out. Where the eyewitness account is found credible and trustworthy, the medical opinion pointing to alternate possibilities may not be accepted as conclusive. The expert evidence is expected to put before court all materials inclusive of the data which induced him to come to the conclusion and enlighten the court on the technical aspect of the case by examining the terms of science, so that the court, although not an expert, may form its own judgment on those materials after giving due regard to the expert's opinion. Because once the expert opinion is accepted, it is not the opinion of the medical officer but that of a court. एक बार कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया मेडिकल ओपिनियन, अब ये मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन नहीं रहा, अब ये कोर्ट का बन गया है। इस पॉइंट पे एक और प्रिंसिपल कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज व्हाई आई कॉल्ड दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल द मोस्ट लीडिंग जजमेंट ऑन दिस पॉइंट। इस पे सुप्रीम कोर्ट फिर आगे बढ़ के बोलता है कि द एसेंशियल प्रिंसिपल गवर्निंग एक्सपर्ट एविडेंस इज दैट द एक्सपर्ट इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट हिज ओपिनियन, but that the result should be directly demonstrable. The court is not to surrender its own judgment to that of an expert or delegate its authority to a third party, but should assess his evidence like any other evidence. If the report of the expert is slipshod, inadequate, or cryptic, and the information of similarities or dissimilarities is not available in his report and his evidence in the case, then the opinion is of no use. It is required of an expert, whether a government expert or private, if he expects his opinion to be accepted, to put before the court the material which induces him to come to a conclusion,
so that court, though not an expert, may form its own judgment on the material, then he should be able to readily demonstrate before the court the material which induced him to come to that conclusion. Similarly, Supreme Court goes further and says, if the expert in his evidence as a witness does not place the whole lot of similarities or dissimilarities, etc., which influences his mind to lead him to a particular conclusion, which he states in the court, and then he then fails in his duty to take the court into confidence. The court is not to believe ipse dixit of an expert. Ipse dixit का मतलब कोर्ट ये कहना चाहता है कि merely because एक्सपर्ट ने कुछ कह दिया तो कोर्ट ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लेगा कि merely because एक्सपर्ट सेड सो नाउ द कोर्ट हैज टू बिलीव. उसका ओपिनियन एडवाइजरी कैरेक्टर का होता है. एडवाइस का मतलब क्या है? द कोर्ट मे एग्री विद इट और मे नॉट एग्री विद इट. ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है. द कोर्ट डज नॉट बिकम अ फंक्टस ऑफिशियो merely because an expert evidence is given. ठीक है. Continuing further, the Supreme Court said, indeed, the value of an expert evidence consists mainly on the ability of the witness, by the reason of his special training and experience, to point out to the court such important facts as it otherwise might fail to observe, and in doing so, the court is enabled to exercise its own view or judgment respecting the cogency of reasons and the consequent value of the conclusion formed thereon. The opinion is required to be present in a convenient manner, and the reasons for a conclusion based on certain visible evidence properly placed before court. In other words, the value of an expert evidence depends largely on the cogency of reason on which is based. Cogency का मतलब होता है the quality of being logical और convincing. ठीक है. ये सारे words आपको अभी से सीख लेने चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आता है ना पेपर में, तो वो लीगल वर्ड्स की मीनिंग बहुत ज़्यादा पूछेंगे. देन द कोर्ट गोज इवन फर्दर एंड सेज that we really need not reiterate previous judgments which have taken the view that the person of an expert is primarily to assist the court in arriving at a final conclusion. Such report is not binding upon the court. Expert की जो report है, it is not binding upon the court. The court is expected to analyze the report, read it in conjunction with the other evidence on record, and then to form its final opinion as to whether the such report is worthy of reliance or not. You need to focus on this para the most. ठीक है, ये para सबसे ज़्यादा important है. Then Supreme Court said, just to illustrate this point of view, in a given case there may be two diametrically contradictory opinions of handwriting experts, and both the opinions may be well reasoned. In such a case, court has to critically examine the basis, reasoning, approach and experience of the expert to come to the conclusion as to which of the two reports can be safely relied upon by the court. The existence and the value of the expert opinion is indisputable, but there can be reports which are ex facie incorrect or deliberately so distorted as to render the entire prosecution case unbelievable. But if such an eyewitness and other prosecution evidence are trustworthy, have credence, and are consistent with the eye version given by the eyewitness, then the court will be well within its jurisdiction to discard the expert opinion. An expert report, duly proved, has its evidentiary value, but such appreciation has to be within the limits prescribed by the careful examination of the court. A complete contradiction or inconsistency between the medical evidence and the ocular evidence on one hand, and the statement of the prosecution witness between themselves on the other, may result in seriously denting the case of the prosecution in its entirety, but not otherwise. In other words, expert opinion में कोर्ट कह रहा है कि एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट होती है वो कंक्लूसिव नहीं है कि merely because रिपोर्ट आ गई उसके पास then he has to do nothing. ही मतलब कोर्ट कि मतलब कोर्ट फिर कहेगा ही विल टेक लीव ऑफ इट्स सेंसेस और बोलेगा क्योंकि एक्सपर्ट ने कह दिया तो अब वही सही है. नो, कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू एनालाइज द रिपोर्ट एंड कम टू इट्स कंक्लूजन. ठीक है, जनरली वो डेफरेंस देते हैं एक्सपर्ट को, दैट इज ट्रू. इट गिव्स डेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट, बट डेफरेंस डज नॉट मीन दैट द कोर्ट इज बिकमिंग फंक्टस ऑफिशियो. ठीक है, फंक्टस ऑफिशियो का मतलब होता है नो फर्दर ऑफिशियल अथॉरिटी और नो लीगल इफेक्ट. ठीक है, अब इस केस में कोर्ट ने पाया था कि बहुत डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुई थी विद अ व्यू टू हेल्प द एक्यूज पर्सन. तो कोर्ट ने एक जनरल डायरेक्शन दिया था सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को भी
कि वो हर केस में रिकॉर्ड करें कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिजाइनली डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, आर देयर इंटेंशनल एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन विच आर प्रेजुडिशियल टू द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इन ब्रीच ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इन द इन्वेस्टिगेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। ये सारी चीज़ें कोर्ट्स रिकॉर्ड करेंगे और फिर कोर्ट्स वुड बी फुली जस्टिफाइड इन डायरेक्टिंग द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज टू टेक अप्रोप्रिएटली डिसिप्लिनरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, whether such officer is a police officer or an expert or an employee witness in service or has since retired। तो चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो रिटायर्ड हो जाए, द कोर्ट विल ऑर्डर सो। अब आप सोच रहे होंगे सर्विस लॉ में अगर वो रिटायर हो गया तो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन हो जाएगा और फिर जो ग्रेट्यूटी और जितना भी अमाउंट है ना जो पेंशन वेंशन देती बंद हो जाएगी। ठीक है, जो सर्विस लॉ का अपना एक अलग सा डोमेन है एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस डोमेन। फिर एक केस बताता हूँ, मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ मेडिकल विटनेस कॉल्ड इन एज एन एक्सपर्ट टू असिस्ट द कोर्ट इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट एंड द एविडेंस गिवन बाय द मेडिकल ऑफिसर इज रियली ऑफ एन एडवाइजरी कैरेक्टर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स फाउंड ऑन द एग्जामिनेशन। द एक्सपर्ट विटनेस इज expected to put before the court all the matters inclusive of data which induced him to come to the conclusion and enlighten the court on the technical aspects of the case by explaining the terms of science so that the court, although not an expert, may form its own judgment on those materials after giving due regard to the expert's opinion. Because once the expert's opinion is accepted, it is not the opinion of the medical officer but of the court. ये केस हुआ था मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे का, रिपोर्टेड डिसाइडेड ऑन 29 अप्रैल 1992। जब जजमेंट की डेट होती है तो वी कॉल द केस डिसाइडेड, कि कब डिसाइड हुआ। जब AIR, SSC या किसी और पब्लिकेशन में रिपोर्ट होता है तो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं रिपोर्टेड इन। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी AIR का साइटेशन देते हुए, SSC का साइटेशन देते हुए कि ये मत लिख दीजिएगा डिसाइडेड ऑन, बोलिए रिपोर्टेड इन। अच्छा, ऐसे केस में क्या होगा कि मान लीजिए दो मेडिकल विटनेस हैं और दोनों का जो व्यू है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन एज अ जज? तो इसका आंसर जो हुआ था वो प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दिया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेयर द ओपिनियन ऑफ मेडिकल एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मेडिकल विटनेस बोथ ऑफ whom are equally competent to form an opinion, then the opinion of that expert should be accepted which supports the direct evidence in the case। ये आपके लिए एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है that you need to keep in mind। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ थोड़ा कि एक डायरेक्ट विटनेस की टेस्टिमनी और एक एक्सपर्ट विटनेस की टेस्टिमनी में अंतर क्या होता है। पहली बात, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एक जनरल विटनेस होता है या जो एक ओक्यूलर विटनेस होता है वो उसी बात की बात करता है, ही डिपोज एज टू व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस, बट एक्सपर्ट एविडेंस इज नॉट कन्फाइंड टू व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस। ही कवर्स हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, experiments and hypothesis. Secondly, an expert can refer to and rely upon the experiments conducted by him in the absence of the other party, but an ocular evidence has to depose as to what he saw, heard or felt। ठीक है, उसको डायरेक्ट एविडेंस देना होता है उस पॉइंट पे। एक एक्सपर्ट जो है ही में कोट पैसेजेस फ्रॉम द वेल नोन टेक्स्ट बुक ऑन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस या किसी भी और बात पे जो उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसने यूज़ की थी। दिस कैन नॉट बी डन बाय द ऑक्यूलर विटनेस। ठीक है, एन एक्सपर्ट कैन ऑल्सो यूज द सेम टेक्स्ट बुक्स टू रिफ्रेश हिज मेमोरी एज वेल। फिर एक्सपर्ट evidence, expert witness has to be expert in the fields that has been mentioned under section 45, while an ocular evidence, while the ocular witness need not be an expert or have any sort of connection with those fields that has been mentioned in section 45। थोड़े differences ध्यान रखिएगा, academic value के लिए आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। Now there are some dangers in the value of expert opinion। वो क्या है? पहला है कि एक्सपर्ट जो है, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड स्पेशली स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और कोर्ट उस फील्ड में स्किल्ड नहीं है, तो एक्सपर्ट के पास ये एडवांटेज होती है कि ही में डेलिबरेटली लाए या ही में मेक अ ग्रेव एरर जो कोर्ट को मिसलीड कर सकता है। सेकेंडली उसका एविडेंस ओपिनियन है and hence it is consequently based on a human judgment, and due to the fact that human knowledge is limited and imperfect, then his opinion can also be fallacious।
And third danger is that the expert witness is likely and unconsciously prejudiced in the favor of the party who calls it. तो प्रोसिक्यूशन ने अगर एक्सपर्ट विटनेस को बुलाया तो फिर वो उसके फेवर में अनकॉन्शियसली भी डिपोज करने की कोशिश करेगा. सिमिलरली डिफेंस की साइड पे भी यही डेंजर होता है. तो ये सारे जो डेंजर्स होते हैं ना, दैट द कोर्ट नीड्स टू बी अवेयर ऑफ, कोर्ट अपने दिमाग में रखता है. इसीलिए ये जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं उस पर एक ब्लाइंड रिलायंस कोर्ट नहीं रखता. नाउ हाउ इज द एक्सपर्ट्स ओपिनियन टेस्टेड? अब एक्सपर्ट का ओपिनियन जो टेस्ट होता है वो वैसे ही टेस्ट होता है जैसे किसी और पर्सन का होगा. ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, इट इज हाईली अनसेफ जनरली टू कन्विक्ट अ पर्सन ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एक्सपर्ट एंड द रिलायबिलिटी ऑफ सच एविडेंस हैज टू बी टेस्टेड इन कॉन्टेक्स्ट विद द अदर एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड एंड इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ corroboration. ये जनरली एक रूल ऑफ प्रूडेंस है, रूल ऑफ लॉ नहीं, बट इट इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस. अब मैं थोड़ा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात करूंगा और इस पे दो केसेस को पर्टिकुलरली कोट करूंगा. एक है आपका मुरारी लाल सन ऑफ राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, डिसाइडेड ऑन 21 नवंबर 1979, और दूसरा है राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब राम नारायण जो था वो 1973 में रिपोर्ट हुआ था AIR में, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2200. तो वहाँ पे क्योंकि वो रिपोर्ट हुआ था एंड इट इज़ अर्लियर देन मुरारी लाल, तो मैं पहले राम नारायण को कोट करता हूँ. अच्छा, इसके फैक्ट्स जानिए क्या थे. इस केस में एक चाइल्ड वॉज किडनैप्ड एंड द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड रिसीव्ड अ हैंड रिटन पोस्ट कार्ड followed by an letter demanding 1,000 rupees and 5,000 rupees respectively for ransom of the child. उसकी हैंड राइटिंग के बेसिस पे the author who wrote those letter was traced and was arrested. उसके बाद हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कोर्ट के सामने टेस्टिफाई किया कि जो हैंड राइटिंग है ये अक्यूज पर्सन की ही है. तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया अक्यूज पर्सन को सोली ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सेक्शन 45 एंड सेक्शन 47 आर द एविडेंसेस ऑफ एन ओपिनियन. 47 हैंड राइटिंग से स्पेसिफिकली डील करता है. ठीक है, 47 पे भी आएंगे, अभी आप हैंड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोथ सेक्शन 45 एंड 47 इज एन ओपिनियन. जो भी उसके सेक्शन के अंडर बात बोली जाती है बाय द एक्सपर्ट वो ओपिनियन होता है एंड इट इज फाउंड बाय साइंटिफिक कंपैरिजन एंड अंडर सेक्शन 47 इट इज बेस्ड ऑन द फैमिलियरिटी रिजल्टिंग इन द फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन. अब देखिए, हैंड राइटिंग का जो ओपिनियन होता है ये अगर एक्सपर्ट है जो मान लीजिए हैंड राइटिंग एनालिसिस की फील्ड में प्रैक्टिस करता है तो वो अपना ओपिनियन देगा सेक्शन 45 के अंडर. लेकिन सेक्शन 47 में पीपल हु आर फेमिलियर विद द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन वो भी एविडेंस दे सकते हैं. अब मान लीजिए आप मेरे सामने असाइनमेंट सबमिट करते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, मैं डेली आपकी हैंड राइटिंग देखता हूँ, वीकली आपकी हैंड राइटिंग देखता हूँ, तो इन दैट केस आई एम एंटाइटल्ड टू गिव एविडेंस inside the courtroom on the basis of your handwriting which I have been observing for the past 6 to 7 months, है ना. But that is allowed under section 47. मैं section 45 में नहीं दे पाऊंगा पर 47 में दे दूंगा because section 47 allows me to do so. But nonetheless in either of those cases it would be an opinion. और अगर opinion है then the court must satisfy itself that the means are open that the opinion can be acted upon. ठीक है, one such means is to apply its own observation to admitted or proved handwriting of the accused person. Now after saying that, the Supreme Court said that the court does not become a handwriting expert by comparing the handwriting, but the court may only, and ध्यान रखिएगा, the court may only accept a fact when it satisfied itself on its own observation that it's safe to accept the testimony of the expert or the other witness. ठीक है, तो कोर्ट ने इस केस में बोला कि जब कोर्ट itself कंपेयर करता है हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन
तब वो खुद एक्सपर्ट नहीं बनता है, पर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हैंड राइटिंग है जो प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करना चाहता है इन ऑर्डर टू से दैट दिस इज द हैंड राइटिंग ऑफ द अक्यूज पर्सन। आप एज अ जज बोलते हैं अक्यूज को कि कुछ चीज़ें लिखो, मुझे लिख के दो, सो दैट आई कैन कंपेयर दैट विद दी हैंड राइटिंग जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कह रहा है आपकी है। तो आप वहां पे एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, यू डो नॉट बिकम द एक्सपर्ट, वॉट यू आर डूइंग इज सेटिस्फाइंग योर सेल्फ। अब देखिए सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आपको एंटाइटल करता है कि जब आपको ये जानना होता है कि ये किसका सिग्नेचर, राइटिंग या सील है, जैसा कि बोला जा रहा है, तब एज अ कोर्ट यू मे डायरेक्ट एनी पर्सन present in the court to write any words or figures for the purpose of enabling the court to make a comparison। ठीक है, ये सेक्शन फिंगर इंप्रेशन पे भी अप्लाई होता है। So as far as the handwriting and the comparisons of finger impression goes, there is an interplay between section 4573 and particular in the context of handwriting, section 47 as well. So coming back to the case of Ram Narayan, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली कि कंपैरिजन जब कोर्ट कर रहा होता है हैंड राइटिंग का विद द हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट टेस्टिफाई कर रहा है कि हैंड राइटिंग अक्यूज्ड की है, वो जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा होता है, वहां पे कोर्ट एक्सपर्ट नहीं बनता। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स एनालाइज किया और बोला कि द ओनली एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द अक्यूज पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड इज द testimony of the handwriting expert and the letters that has been recovered and are purported to be in the handwriting of the accused person। तो कोर्ट ने जब देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दोनों लोअर कोर्ट्स ने कन्विक्ट किया उस बेसिस पे और देयर इज नॉट अ वेरी फैक्चुअल एरर जो किसी भी कोर्ट ने कमिट किया हो आइदर ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट और ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो ग्राउंड टू इंटरफियर विद द कन्विक्शन। ठीक है, हालांकि इस केस में सेंटेंस रिड्यूस कर दिया था टू द पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन, लेकिन कन्विक्शन को नहीं अफेक्ट किया। ठीक है, तो इस केस में द अक्यूज पर्सन वाज कन्विक्टेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, तो ये उस पर एक अथॉरिटी है। बट नाउ वी कम टू द केस ऑफ मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस द अपेलेंट वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। Only two vital pieces of evidence on which he was convicted was, first, the recovery of a wristwatch which belonged to the deceased at the instance of the appellant. Secondly, a note written in pencil in Hindi found by the side of the dead man on the night of the occurrence stating, though we have passed BA, we have not secured any employment because there is none to care. This is the consequence. तो मतलब दो एविडेंस क्या है? एक तो रिकवरी स्टेटमेंट है, दूसरा जो हैंड रिटन नोट है उसका। ही वॉज कन्विक्टेड ऑन दीज टू पॉइंट ऑफ एविडेंसेज अंडर 302 ऑफ द आईपीसी। अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब एक आर्ग्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिया गया था वो ये था प्राइमरली कि जो ओपिनियन एविडेंस है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का, दैट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन विदाउट द सब्सटैंशियल करॉबोरेशन। ये आर्ग्यूमेंट लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए एक्सपर्ट तो अकम्प्लिस होता नहीं है, सो देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कंडेमनिंग हिज ओपिनियन एविडेंस टू द सेम क्लास ऑफ एविडेंस एज दैट ऑफ एन अकम्प्लिस एंड इंसिस्ट अपॉन करॉबोरेशन। ये सच है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज ट्रू that it has occasionally been said on a very high authority that it would be hazardous to base a conviction solely on the opinion of handwriting expert, but the hazard in accepting the opinion of any expert, handwriting expert or any other kind of expert, is not because expert in general are unreliable witnesses or the quality of the credibility or incredibility being one which the expert shares with all the other witness, but because all human judgment is infallible and an expert may go wrong because of some defect of observation, some error of premises, or honest mistake as to conclusion. The more developed and more perfect a science, the less chance of an incorrect opinion, and the converse, if the science is less developed and imperfect, then the more chances that the error might be huge. Now the science of identification of fingerprints has attained a near perfection, and the risk of incorrect opinion is practically non-existent.
On the other hand, science of identification of the handwriting is not nearly so perfect, and the risk is therefore higher. But that is a far cry from doubting the opinion of the handwriting expert as an invariable rule and insisting upon substantial corroboration in every case, howsoever the opinion may be backed by the soundest of reasons. It is hardly fair to an expert to view his opinion with initial suspicion and treat him as an inferior sort of witness, as if he were an accomplice. His opinion has to be tested by the acceptability of the reasons given by him. An expert deposes and does not decide. His duty is to furnish the judge with the necessary scientific criteria for testing the accuracy of the conclusion, so as to enable the judge to form his own independent judgment by the application of these criteria on the facts proved in evidence. फिर Supreme Court says, the expert testimony is made relevant by Section 45 of the Indian Evidence Act, and where the court has to form an opinion upon the point as to identity of the handwriting, the opinion of the person specially skilled in the question as to identity of the handwriting is expressly made a relevant fact. There is nothing in Evidence Act, as for example like illustration B of section 114, which entitles the court to presume that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars, which justifies the court in assuming that handwriting expert's opinion is unworthy of credit unless corroborated. Evidence Act itself tells us that a fact is said to be proved when, after considering the matters before it, court either believes it to be exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. It is necessary to occasionally remind ourselves of this interpretation clause in Evidence Act, lest we set an artificial standard of proof not warranted by the provisions of the Act. Further, under Section 114 of the Indian Evidence Act, the court may presume existence of any fact which is things to have happened, regard being had to common course of natural events, human conduct, public and private business. Fifth, the Supreme Court said that the corroboration may not be invariably be insisted upon before acting on the opinion of handwriting expert, and there be not any initial suspicion. But on the facts of a particular case, a court may require corroboration of varying degree. There can be no hard and fast rule on this matter. But nothing will justify a rejection of the opinion of an expert supported by unchallenged reasons on the sole ground that it is not corroborated. The approach of the court while dealing with the opinion of a handwriting expert should be to proceed cautiously, probe the reasons of an opinion, consider all the other relevant evidence and then decide finally to accept or reject it. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्या कहते हैं प्रेसिडेंट्स भी एग्जामिन किए प्रिंसिपल ले डाउन करने के बाद इन ऑर्डर टू लेंड सपोर्ट टू इट्स कंक्लूजन्स. इसमें ईश्वरी प्रसाद मिश्रा वर्सेस मोहम्मद ईसा को भी कोट किया और बोला कि एविडेंस गिवन बाय एक्सपर्ट्स कैन नेवर बी कंक्लूसिव बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ एन ओपिनियन एविडेंस, अ स्टेटमेंट विच कैरीज इट्स नो वे ऑन द क्वेश्चन नाउ अंडर कंसिडरेशन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये है कि इट कैन नेवर बी कंक्लूसिव बिकॉज इट्स एन ओपिनियन एविडेंस, ये स्टेटमेंट जो है अभी हमें कहीं नहीं ले जाता क्योंकि इट डज नॉट हेल्प द पर्टिकुलर केस. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी अथॉरिटी देखी, शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार, जिसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं टेस्ट किया गया था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उस केस में क्या हुआ था कि जो डायरेक्ट टेस्टिमनी थी वो उसने एक्सपर्ट टेस्टिमनी को डिस्ट्रॉय किया था और भी उस केस में एविडेंसेस आए थे जहाँ पे ये दिख गया था कि एक्सपर्ट की टेस्टिमनी अनरिलायबल थी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार ने ये बोला था, उस जजमेंट में ये बोला गया था कि करॉबोरेशन की, एक्सपर्ट टेस्टिमनी की करॉबोरेशन की ज़रूरत है. उसको क्लैरिफाई किया उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, यही मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, और बोला कि वो जो करॉबोरेशन का पॉइंट था वो उस जजमेंट के कंटेक्स्ट में देखना चाहिए था, क्योंकि एक तो डायरेक्ट विटनेस की टेस्टिमनी कन्फ्लिक्ट कर रही थी एक्सपर्ट विटनेस की टेस्टिमनी को. सेकेंडली देयर वर इनहेरेंट फ्रेलिटीज विद इन द टेस्टिमनी ऑफ द एक्सपर्ट्स विटनेस. ठीक है, एक्सपर्ट्स एविडेंस की टेस्टिमनी में एक इनहेरेंट फेलिटी थी, एंड ड्यू टू दैट कोर्ट ने बोला इट वुड बी अनसेफ टू सोनली रिलाई अपॉन इट एंड देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ करॉबोरेशन. ध्यान रखिए उस केस में भी यही बोला गया था कि ये यूजुअली होता है लेकिन नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी की बात नहीं बोली थी. बोला था कि यूजुअली ज़रूरत पड़ती है एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस बट नेसेसिटी नहीं है.
फिर नेक्स्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया वो है फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कि बोथ अंडर सेक्शन 45 एंड 47 द एविडेंस इज एन ओपिनियन in former by scientific comparison and in latter on the basis of familiarity resulting from frequent observation and experience. In either case, court must satisfy itself by such means as are open that the opinion may be acted upon. One of such means open to the court is to apply its own observation to the admitted or proved writings and compare them with the disputed one, not becoming a handwriting expert but to verify the premises of the expert in one case and to comparison depends on the analysis of the characteristics in appraising the value of an opinion in other case. अब आप जानते हैं ना कि ये मैं पोजीशन ऑफ लॉ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब वो कंपेयर कर रहा होता है कोर्ट हैंड राइटिंग्स को तो वो एक्सपर्ट की कैपेसिटी में नहीं कर रहा होता है, इट इज जस्ट कंपेयरिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ। क्योंकि बात ये है ना कि एक बार कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट तो अब वो एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं रहा, अब वो कोर्ट का ओपिनियन हो गया। ठीक है, तो सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउज द कोर्ट टू मेक सच कंपैरिजन, वो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में द कोर्ट डज नॉट प्ले द रोल ऑफ एन एक्सपर्ट बट कोर्ट में एक्सेप्ट द फैक्ट प्रूव ओनली व्हेन इट इज सेटिस्फाइड सेल्फ ऑन इट्स ओन ऑब्जर्वेशन दैट इज सेफ टू एक्सेप्ट द ओपिनियन वेदर ऑफ एक्सपर्ट और एनी अदर एविडेंस। तो आपको अगर कोई ये पॉइंट बोलने की कोशिश करे कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट में कोर्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता तो एकदम गलत है। सेक्शन 73 उसको अलाउ करता है एंड द कोर्ट में डू सो। और मेजॉरिटी में आप जनरल रूल भी याद रखिए कि कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसा भी क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ लिया जा सकता है कि एज अ जनरल पॉइंट द ओपिनियन ऑन द मैटर्स ऑफ फैक्ट इज रेलेवेंट, इररेलेवेंट, या फिर दो ऑप्शन कोई और भी दिए जा सकते हैं। तो जनरल रूल ये है कि ओपिनियन ऑन द मैटर्स ऑफ फैक्ट आर इररेलेवेंट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जब उन 5 फील्ड में फॉल करेंगे तभी रेलेवेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस के कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। कमिंग बैक टू द केस ऑफ मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आफ्टर एग्जामिनिंग सम मोर अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट केम टू अ कंक्लूजन and said that we are firmly of the opinion that there is no rule of law nor any rule of prudence which has crystallized into rule of law, that the opinion of the evidence of the handwriting expert must never be acted upon unless substantially corroborated. But having due regard to the imperfect nature of the science of identification of handwriting, the approach, as we indicated earlier, should be one of caution. Reasons for the opinion must be carefully probed and examined. All other relevant evidence must be considered. In appropriate cases, corroboration may be sought. In cases where the reasons for the opinion are convincing and there is no reliable evidence throwing a doubt, the uncorroborated testimony of a handwriting expert may be accepted. There cannot be any inflexible rule on the matter which, in ultimate analysis, is no more than a question of testimonial weight. We have said so much because there is an argument frequently made in subordinate courts and the sentences torn out of context from the judgment of the courts are often flaunted. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें इतना इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी बिना कंटेक्स्ट के एक लाइन उठा के दिखाया जाता है और एक आर्गुमेंट बेस किया जाता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेट सो मच। इसीलिए मैंने भी आपको पूरा जजमेंट का जो बहुत सारा मटेरियल पार्ट था इसीलिए कोट करके बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट का, ये नहीं कि जजमेंट की एक लाइन पढ़ी और कोई कंक्लूजन बना लिया, ऐसे जजमेंट नहीं पढ़े जाते। जजमेंट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। जजमेंट्स आर नेवर टू बी रेड एज अ स्टैट्यूट, ये प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शन का, याद रखिएगा। एक और आर्ग्यूमेंट इस केस में लिया गया था कि कोर्ट शुड नॉट वेंचर टू कंपेयर हैंड राइटिंग इटसेल्फ as it would thereby assume the role of an expert. अब सुप्रीम कोर्ट हैड 2 सेकेंड भी नहीं लगे इस आर्ग्यूमेंट को डिमोलिश करने में, because Supreme Court pointed out to section 73 which expressly enables the court to compare disputed writings with the writings which are admitted or proved. अब what are the points that you can gather from this judgment? पहला, there is no rule of law but nor any rule of prudence which is crystallized into a rule of law, that the opinion of evidence of an expert must never be acted upon unless substantially corroborated. Secondly, but having due regard to the various adverse factors operating in the case of expert opinion, the approach should be one of caution. ठीक है. Thirdly, in appropriate cases corroboration must be sought.
in cases where the reasons for the opinion are convincing and there is no reliable evidence throwing a doubt, the uncorroborated testimony of the expert can be admitted. Fourth is the hazard in accepting the expert testimony is not because the expert in general are unreliable witness. The quality of and the instance of credibility is the one which the expert shares with all the other witnesses. Because all the human judgment is fallible, and an expert may go wrong because of some defect of observation or some honest mistake as to conclusion. The more developed the science, the more is the chances of an incorrect opinion. The less developed the science, the more is the chances of, the more developed the science, the more is the chances of correct opinion. ठीक है, the more developed the science, the more are the chances of correct opinion, but the more undeveloped the science, the more are the chances of incorrect opinion. ठीक है, याद रखिएगा, the more developed the science, the more are the chances of correct opinion, the more undeveloped the science, the more are the chances of incorrect opinion. ठीक है, तो करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा. जितना साइंस का डेवलपमेंट है उतनी ही चांसेस होती हैं कि एरर नहीं होगा, और जितना साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उतनी ही चांसेस होती हैं कि टेस्ट में कोई ना कोई एरर हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स को लेके कोर्ट जनरली उस पर कोई डाउट नहीं उठाता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग को लेके, क्योंकि इट्स नॉट दैट डेवलप्ड, उसको लेके कोर्ट कॉशियस रहता है. ध्यान रखिएगा, कॉशन इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ corroboration. Again, last and the final point, the opinion of the expert is not decisive or conclusive, and the court is not to surrender its opinion to that of an expert. The expert deposes and not decides. His duty is to only furnish to the judge the necessary scientific criteria for testing the accuracy of his conclusion, so as to enable the judge to form its own independent judgment by the application of those criteria to the facts proved in evidence. ये 5 points हैं that you can gather from this judgment. सिमिलरली एक नेक्स्ट जजमेंट में आते हैं, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की टेस्टिमनी को लेके. ये जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह, डिसाइडेड ऑन 15 जुलाई 1992. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द एविडेंस रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कैन बी टेंडर्ड फर्स्टली by examining the person who is conversant and familiar with the handwriting of such person. ये section 47 of the Indian Evidence Act के according है. Secondly, through the testimony of an expert who is qualified and competent to make a comparison of the disputed writing and the admitted writing on the scientific basis. And thirdly, by the court comparing the disputed document with the admitted one. ये 3 तरीके हैं जहां पे एविडेंस रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कैन बी टेंडर्ड. अब ऑल आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर एज फार एज हैंड राइटिंग एविडेंस इज कंसर्न्ड इज दीज 3 प्रिंसिपल्स कि कैसे आइडेंटिटी साबित की जा सकती है. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह का जजमेंट इस पर बहुत अच्छा है. इन्होंने राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी कोर्ट किया था, मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी भी रेफर किया था. सो इट इज़ अ वेरी कंप्लीट जजमेंट एंड इट इज़ एन अथॉरिटेटिव जजमेंट ऑन विच यू कैन रिलाई अपॉन. अब मैं कुछ अदर टाइप ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमनी की बात करता हूँ. जैसे ट्रैकर डॉग एविडेंस का क्या होगा, तो याद है मैंने आपको प्रिलिमिनरी लेक्चर में अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र दिया होगा. तो उसमें भी ट्रैकर डॉग का जो एविडेंस होता है वो आएगा सेक्शन 45 में, बट उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है. एडमिसिबल होगा बट इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू. अब एक चीज़ होती है बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स. ठीक है, ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट क्या होते हैं? ये एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग बैलिस्टिक रिलेटेड एविडेंस. अब बैलिस्टिक रिलेटेड एविडेंस क्या होता है? जो फायर आर्म और एमिनेशन से डील करता है. ठीक है, मान लीजिए किसी केस में फायर आर्म यूज़ हुआ है तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की टेस्टिमनी होती है. वो ट्रैजेक्ट्री को लेके कि किस गन से कौन सा फायर आर्म, किस गन से फायरिंग हुई, फायर आर्म किस नेचर का है, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी चीज़ें बैलिस्टिक एक्सपर्ट डिपोज करता है. ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी केस में फायर आर्म यूज़ हुआ है और देयर इज़ अ डायरेक्ट विटनेस टू सच एन इवेंट. ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस मतलब मान लीजिए आप खुद हैं, आपने अक्यूज्ड को, विक्टिम को गोली मारते हुए देखा है,
तो मान लीजिए अब इस केस में बैलिस्टिक एक्सपर्ट को प्रोसिक्यूशन ना प्रोड्यूस करे तो क्या वुड इट बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन? द आंसर वुड बी नो. It is not the rule of law that in every case where a firearm is alleged to have been used by the accused person, in addition to the direct evidence, the prosecution must lead the evidence of the ballistic expert, however good. Lekin, if there is a direct evidence on the record and there is no reason to doubt the evidence of such witness who has seen the event, then in that situation it is not necessary to examine the बैलिस्टिक एक्सपर्ट. ये केस लॉ था गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, डिसाइडेड ऑन 10 अगस्त 1962. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अथॉरिटेटिवली कहा कि इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन द केसेस वेयर द डायरेक्ट एविडेंस इज ऑफ सच अनइम्पीचेबल कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ द इंजरीज डिस्क्लोज्ड बाय द पोस्टमार्टम is so clearly consistent with the direct evidence that the examination of a ballistic expert may not be regarded as an essential condition. Then, where the direct evidence is not satisfactory or disinterested, or where the injuries are alleged to have been caused with a gun and they prima facie appear to have been inflicted by a rifle, then undoubtedly the apparent inconsistency can be cured by the oral evidence and can be corroborated by leading the evidence of a ballistic expert. इस केस में यह आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि क्योंकि बैलिस्टिक एक्सपर्ट को एग्जामिन नहीं किया गया, सिर्फ डायरेक्ट विटनेस को एग्जामिन किया गया, इन दैट केस द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. सुप्रीम कोर्ट हैड नो ट्रबल डिमोलिशिंग दिस आर्ग्यूमेंट. यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ कि कॉमन सेंस के भी बेसिस पे इट वुड बी absurd टू से कि अगर बैलिस्टिक एक्सपर्ट नहीं है पर देयर इज अ डायरेक्ट witness to an event, then in that case the prosecution case fails, है ना? That would be an absurd proposition to hold. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 293 CRPC के परव्यू में फॉल करेगा उसको फॉर्मली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है बाय विटनेस, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट जो 293 CRPC में फॉल करते हैं, जो रिपोर्ट्स 293 CRPC में फॉल करते हैं, दे आर पर से एडमिसिबल. ये बातें याद रखिएगा. जैसे मान लीजिए कोई सेरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, एंड आई होप यू नो व्हाट अ सेरोलॉजिस्ट इज. सेरोलॉजिस्ट वो होता है, वो एनालाइजेज द ब्लड, यूरिन, सलाइवा, सीमेन एंड बॉडी फ्लूइड्स फाउंड एट द क्राइम सीन, ठीक है? वो उसको एनालाइज करता है. तो सेरोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो 293 CRPC में पर से एडमिसिबल होती है. तो एक बार 293 ऑफ द CRPC बस ब्रीफली रीड कर लीजिएगा या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के पास बस लिख लीजिएगा कि इसका कनेक्शन CRPC में भी जाता है, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखिएगा, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट हैव बीन कंसिडर्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, उसको यूज नहीं किया जा सकता. Investigative authorities cannot compel an individual to be forcibly subjected to any of the techniques such as narco analysis, polygraph test or brain mapping test, because doing so would amount to unwarranted intrusion into the personal liberty of a person. This has been the law laid down under the case of Salvi versus State of Karnataka. Opinion of expert बता रहा हूँ तो साथ में मैं सोच रहा हूँ ये भी बताता चलूँ. However, but in this judgment, a room was left for voluntarily administration of such techniques in the context of criminal justice. मान लीजिए अगर accused खुद चाहता है कि ये टेक्निक्स एडमिनिस्टर की जाएँ उसके ऊपर, so that it would afford any evidence in his favor, then उसके लिए रूम ओपन है. पर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि even when the subject has given consent to undergo any of these tests, the tests by themselves cannot be admitted as evidence because the subject does not exercise a conscious control over the responses during the administration of the test. लेकिन अगर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या किसी मटेरियल के बेसिस पे, इन टेस्ट के बेसिस पे अगर कोई फैक्ट रिकवर होता है तो सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल करेगा, डिस्कवरी स्टेटमेंट्स में फॉल करेगा तब, ठीक है? अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट को लेके कुछ गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में.
और बोला है नो लाई डिटेक्टर टेस्ट, और ये यू हैव टू रीड इट इन कंटेक्स्ट ऑफ नार्को एनालिसिस एज वेल, क्योंकि ओरिजिनली ये गाइडलाइंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं गाइडलाइंस को नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट पे भी अप्लाई करवा दिया. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गाइडलाइंस किस कंटेक्स्ट में. No lie detector test should be administered except on the basis of consent of the accused. An option should be given to the accused whether he wishes to avail such test. Secondly, if the accused volunteers for a lie detector test, he should be given access to a lawyer, and the physical, emotional, and legal implication of such test should be explained to him by the police and his lawyer. Third is the consent should be recorded before a judicial magistrate. Fourth is during the hearing before a magistrate, the person alleged to have agreed should be duly represented by a lawyer. Fifth is, at the hearing, a person in question should also be told in clear terms that the statement that is made shall not be confessional statement to the magistrate but will have the status of a statement made to police. Sixth is, the magistrate shall consider all the factors relating to detention, including the length of detention and the nature of the interrogation. Seventhly, the actual recording of the lie detector test shall be done by an independent agency such as a hospital and conducted in the presence of a lawyer. And lastly, a full medical and factual narration of the manner of the information received must be taken on record. अब ध्यान रखिएगा, ये गाइडलाइंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हैं जो लाई डिटेक्टर टेस्ट बोल रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला यही गाइडलाइंस में आप लाई डिटेक्टर के साथ नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी रीड करिए. ठीक है, सो यू हैव टू डू दैट. तो जनरली अगर आंसर आए, जनरली अगर क्वेश्चन आपके सामने आए कि लाई डिटेक्टर टेस्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट का क्या स्टेटस है, बहुत कैटेगोरिकली कह दीजिएगा इट हैज बीन स्ट्रक डाउन. पर्टिकुलरली अगर ये क्वेश्चन आए, कैन अ पुलिस और इन द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज कैन कंपेल एन अक्यूज टू अंडरगो एनी ऑफ सच टेस्ट, द आंसर वुड बी कैटेगोरिकल नो. ठीक है, कभी कभी पलट के भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ट्रिक क्वेश्चन, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट क्या डोमेस्टिक लॉ पे लिया जा सकता है? द आंसर इज नो, फॉरेन लॉ पे ही लिया जा सकता है. अभी आपको ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, पर प्रीलिम्स में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है अगर ध्यान नहीं दिया तो. अब एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन 45 में जो टर्म यूज़ हुआ है ना साइंस, वो साइंस की फील्ड उस टर्म में यूज़ हुई है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़रूरी है. ठीक है, इट शुड बी ऑफ अ टेक्निकल नेचर. तो जैसे मान लीजिए साइंस इज़ ऑफ सॉइल इरोजन, द साइंस इज़ ऑफ अडल्ट्रेशन इन फूड और ड्रग्स, ये सारा एक्सपर्ट ओपिनियन में फॉल करेगा क्योंकि इसमें टेक्निकल नेचर के एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं विच कैन नॉट बी डन बाय एनी ऑर्डिनरी पर्सन. जो एक्सपर्ट होता है इन फील्ड्स में, ही हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट टू द कोर्ट दैट ही हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. एक और चीज़ होती है जो आपको, अगर आप कोर्ट में जाएंगे आपको बहुत सुनने को मिलेगी, ऑसिफिकेशन टेस्ट. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल होता तो एज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ मेडिकल ओपिनियन. प्राइमरी टेस्ट जो यूज़ होता है उसके लिए वो होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट. ठीक है, प्राइमरी मेडिकल ऑफिसर्स या मेडिकल एक्सपर्ट्स यही टेस्ट करते हैं. अच्छा, ऑसिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, ह्यूमन बोन्स जो हैं दे आर रीमॉडल्ड एंड अ न्यू लेयर ऑफ बोन मटेरियल इज लेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस. इस फिनोमेना के बेसिस पे ऑसिफिकेशन टेस्ट कैरी आउट होता है. ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो अ न्यू लेयर ऑफ बोन मटेरियल इज लेड आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑसिफिकेशन, या उसको ऑस्टियोजेनेसिस भी कहते हैं. ठीक है, क्रिमिनल लॉयर्स इन पर्टिकुलर्स को इन सारे टर्मिनोलॉजीज और लॉ की फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, दे इंटेंड टू प्रैक्टिस. तो इस फिनोमिनन के बेसिस पे ऑसिफिकेशन टेस्ट कैरी आउट किया जाता है. अब एग्जाम के पर्पज से आपको क्या डिटरमाइन करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑसिफिकेशन टेस्ट कंक्लूसिव नहीं होता. ठीक है, इट इज़ रेलेवेंट बट नॉट कंक्लूसिव. तो आप इस पे अगर कोई अथॉरिटी कोट करना चाहें तो प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिपोर्टेड इन 2000 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 951, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट कोट कर सकते हैं. और ये प्रीडोमिनेंट व्यू है, ये कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का प्रीडोमिनेंट व्यू है कि ऑसिफिकेशन जो टेस्ट होते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते. अच्छा, क्यों नहीं होते? देखिए, ऑसिफिकेशन टेस्ट का एक मेजर फ्लॉ होता है कि इट ओनली टेल्स अबाउट द एस्टिमेट एज ऑफ अ पर्सन बट नॉट द एग्जैक्ट एज. तो वह बायोलॉजिकल एज का सिर्फ एक एस्टिमेट देती है पर लीगल एज का नहीं. ठीक है, ऑसिफिकेशन टेस्ट में जब भी आप कोई ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 6 मंथ का एरर होता है ऑन आइदर साइड, इवन इफ द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मल्टीपल जॉइंट्स.
कभी कभी तो 4 साल का वो निकल आता है, 4 साल का एरर ऑन आइदर साइड फॉर प्लस एंड माइनस। कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या अक्यूज 18 साल का है या नहीं, तो हो सकता है ऑसिफिकेशन टेस्ट में ये हो जाए कि हो सकता है 22 साल का हो सकता है ये 14 ईयर्स का हो। कभी कभी ऑसिफिकेशन टेस्ट का एरर इतना ग्रेट मार्जिन से भी आ सकता है। तो प्रीडोमिनेंट प्रैक्टिस ये होती है ऑसिफिकेशन टेस्ट में कि वो मल्टीपल जॉइंट्स पे कंडक्ट होता है, और उसके बाद जो मार्जिन ऑफ एरर है वो रिड्यूस किया जा सकता है बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स का। और यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि टू रिड्यूस द मार्जिन ऑफ एरर अप टू 6 मंथ्स मैक्सिमम। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर तो होती ही है, एंड इट लीव्स आउट मच रूम फॉर स्पेक्यूलेशन, एंड इट इज़ नॉट अ श्योर शॉट इंडिकेशन ऑफ एज ऑफ द पर्सन, particularly when it is in border region. Similarly, एक दूसरा फ्लॉ इस टेस्ट के साथ ये हो जाता है कि अगर किसी पर्सन ने एज 25 to 27 क्रॉस कर ली है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट फिर यूजफुल नहीं रहता है, बिकॉज ऑल बोन्स आर नाउ completely ossified and the skeletal growth ceases by the age of 25 years. तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन मान लीजिए 25 या 30 क्रॉस कर गया है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट फिर यूजलेस हो जाता है। सो यू वुड बी गेटिंग एन आइडिया कि वाई इट इज़ नॉट कंक्लूसिव बट ओनली रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट है पर कंक्लूसिव नहीं होता। और ध्यान रखिएगा, ऑसिफिकेशन टेस्ट मेडिकल फील्ड में राइट नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई रेडियोलॉजिस्ट अपने बेसिस पे कोई ओपिनियन देता है कि किसी पर्सन की एज ये है, तो जान लीजिएगा उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी नहीं। अब एक सवाल आता है कि टेक्स्ट बुक राइटर्स का क्या ओपिनियन है। ठीक है, कि मान लीजिए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आप अक्सर देखते हैं कि कोर्ट जो है कोर्ट करता है अपने जजमेंट में। तो ऐसी ओपिनियन में उस राइटिंग का क्या ओपिनियन है। देखिए, याद रखिएगा उसकी परसुएसिव वैल्यू होती है उस राइटिंग की, लेकिन वो ऑथॉरिटेटिवली बाइंडिंग नहीं होती है कोर्ट पे। ठीक है, और वैसा ओपिनियन कैन नॉट बी एलिवेटेड और प्लेस्ड ऑन अ हायर पेडेस्टल देन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, उससे हायर नहीं दिया जा सकता। तो एक केस था आपका स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस संजय राय, उसमें क्या किया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने मोदीज टेक्स्ट बुक टॉन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे कन्विक्ट कर दिया था अक्यूज पर्सन को। तो बुक का रेफरेंस देते हुए द ट्रायल कोर्ट सेड दैट द केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन वाज क्लियरली मेड आउट। तो कोर्ट ने बोला कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट द ओपिनियन ऑफ दीज ऑथर्स वर गिवन इन रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस एग्जैक्टली सिमिलर टू दोज व्हिच अरोज इन अ केस नाउ बिफोर अस, nor is this a satisfactory way of dealing with or disposing of evidence of an expert examined in the case, unless the passages which are sought to be relied to discredit his opinion are put to him. सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट इस पॉइंट पे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट किए। एक था सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें जजेस ने डिस्प्रूव किया था ड्रॉइंग कंक्लूजन एडवर्स टू द अक्यूज बाय रिलाइंग अपॉन द पैसेजेस इन बुक्स इन एब्सेंस ऑफ देयर बीइंग पुट टू मेडिकल विटनेसेस। Similar view was expressed in Bhagwan Das versus State of Rajasthan. Then the Supreme Court pronounced the evidentiary value of such textbooks. Supreme Court said that though opinion expressed in textbook by specialist authors are of considerable assistance and importance to the court in arriving at the truth, but they cannot always be treated or viewed with either conclusive or final as to what such author says, to deprive even a court of law to come to an appropriate conclusion of its own on peculiar facts proved in a given case. मतलब कोर्ट बहुत साफ शब्दों में ये कह रहा है कि वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं या दे आर द फाइनल अथॉरिटी, और फिर कोर्ट को फिर कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ उन्हीं कंक्लूजन से बाइंड हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि उन स्टेटमेंट्स की परसुएसिव वैल्यू होती है जो उन टेक्स्ट बुक में है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑथॉरिटेटिव। और ख़ास तौर से अगर मेडिकल विटनेस नहीं है जो जिसको एग्जामिन करना ज़रूरी है, तब तक तो उनकी जो परसुएसिव वैल्यू है वो और कम हो जाती है। नाउ वी विल डील विद रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। Section 46, facts bearing upon opinion of experts. Fact not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinion are relevant. अब illustration क्या दिया गया है? The question is whether A was poisoned by a certain poison. The fact that other persons who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny be the symptom of that poison is relevant. फिर the question is whether an obstruction to a harbor is caused by a certain sea wall.
The fact that other harbors similarly situated in other respects, but there were no such sea walls, began to be obstructed at or about the same time is relevant. Now I come to section 47. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 45 के कंटेक्स्ट में. अब देखिए केस लॉस तो डिस्कस कर ही लिया, बस सेक्शन पे ध्यान दीजिए. Now according to section 47, when the court has to determine the question that whether a document is written or signed by a certain person, the court may admit the opinion of the person who is acquainted with the person's handwriting. Acquainted with the person's handwriting. अब जो एक्सप्लेनेशन जो अटैच है इस सेक्शन के साथ, अब ये गाइडेंस देता है कि कौन अक्वेंटेड है पर्सन की हैंडराइटिंग से. अब इसमें इट इंक्लूड्स, अब इंक्लूड्स शब्द का यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. द डेफिनेशन इज नॉट मेंट टू बी एग्जॉस्टिव कि वो इज अक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग. तो पहला क्या है? द पर्सन हु हैज सीन दैट पर्सन राइट. मान लीजिए आप किसी के क्लासमेट हैं और आप उसी के साथ बैठते हैं. यू सी दैट पर्सन राइट डेली. You are acquainted with the handwriting of that person. So first is who have seen that person write. Secondly, who has received documents written by such person in answers to the document written by himself or under his authority and addressed to that person. जब आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, मैं आपकी हैंड राइटिंग के बेसिस पे उसको मार्क्स अलॉट करता हूँ. तो यूजुअली मैं आपसे आपके डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट है मैं रिसीव कर रहा होता हूँ. इन दैट सिचुएशन आई एम व्हाट? आई एम acquainted with your handwriting. Third is who in ordinary course of business receive documents written by that person or such documents are habitually submitted to him. अब मान लीजिए आपका कोई एजेंट है, यू आर रनिंग अ बिजनेस. आप अपने एजेंट को रेगुलरली थ्रू लेटर अपनी हैंड राइटिंग में एड्रेस करते हुए ऑर्डर्स लिखते हैं कि आज ये सामान डिस्पोज करना है, आज इतना पैसा कलेक्ट करना है, एक्सेट्रा. इन दैट सिचुएशन व्हाट इज दिस? In this situation, the agent can be said to be acquainted with your handwriting because in ordinary course of business he was receiving the document written by you. अब एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपने if you have seen a particular person write, आपने उसको स्पॉट पे देखा है उस पर्सन को कुछ लिखते हुए, in that case you are giving a direct evidence of the fact. ठीक है? क्योंकि इट्स अ फैक्ट विच कुड बी सीन, एंड इफ यू आर डिपोजिंग इट बिफोर द कोर्ट देन इट इज दैट फैक्ट दैट यू हैव सीन डायरेक्टली. हमेशा याद रखिएगा द मोड ऑफ प्रूविंग द हैंड राइटिंग इज अंडर सेक्शन 45, 47 एंड 73. ठीक है? पहला क्या है? एविडेंस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ. ये मतलब जिसने लिखा है वो खुद जाके एडमिट कर ले, देन यू नो द फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड. Secondly, the opinion of an expert, section 45. Then is the opinion of the person who is acquainted with the handwriting of the person in question, that is section 47. And the last is by comparison by the court under section 73. Next is section 47A. When the court has to form an opinion as to digital signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued digital signature certificate is a relevant fact. Now we come to section 48. ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट और कस्टम. अब सेक्शन 48 क्या करता है? इट मेक्स ओपिनियन ऑफ द पर्सन रेलिवेंट विच प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जनरल कस्टम और राइट. ठीक है? इसमें मेन क्या चीज प्रूव होनी है? जनरल कस्टम और राइट. अब जो सेक्शन 48 में एक्सप्लेनेशन दी गई है, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पीपल. अब इसको आपको सेक्शन 13 के साथ रीड करना होगा. ठीक है? और इसको आपको सेक्शन 32 क्लॉज 4 के साथ भी रीड करना होगा. अब एक चीज़ होती है कि एक कहावत कही जाती है, थोड़ा टेक्निकल सिविल पॉइंट का लॉ है कस्टम्स को लेके, उतना आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं, पर मैं फिर भी बता देता हूँ. देखिए, कस्टम जो एस्टैब्लिश होता है ना, वो यूसेज की वजह से एस्टैब्लिश होता है, लेकिन कस्टम यूसेज नहीं होता. ये बात याद रखिएगा. यूसेज इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट कस्टम इज अ मैटर ऑफ लॉ. And custom is the unwritten law which is established by usage. तो ये कहा जाता है कि there can be a usage without custom, but there cannot be a custom without usage. Now we come to section 49. It says, when the court has to form an opinion as to usage and tenets of any body of men or family, the constitution and the government of religious or charitable foundation, or the meaning of words or term used in particular districts or particular classes of people, the opinion of the persons having special means of knowledge thereon are relevant fact. इस सेक्शन को you will read with section 51. ठीक है?
अब जो सेक्शन 49 में जो टर्म यूसेज यूज हुआ है, इसमें ट्रेड, एग्रीकल्चर, मर्केंटाइल यूसेज और एनी यूसेज कॉमन टू द बॉडी ऑफ मैन और फैमिली वुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। और टेनेंट्स में क्या, इसमें जो टेनेंट्स है इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर कोई भी ऐसा ओपिनियन आ सकता है विच रिलेट्स टू अ प्रिंसिपल, डॉगमा, डॉक्ट्रिन विच इज हेल्ड और मेंटेन्ड बाय द बॉडी ऑफ मैन इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में मैं सेक्शन 32 में थोड़ा एलैबोरेट कर चुका हूं। देखिए स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होती है कि जो पर्सन डिपोज कर रहा है उस ओपिनियन पे, ही मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग दैट नॉलेज ऑफ सच यूसेज, कस्टम और टेरेंट, एंड ही मस्ट डिपोज एज टू हाउ ही गेन दैट स्पेशल नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Now we come to section 50. When the court has to form an opinion as to relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to existence of such relationship to any person who as a member of family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact, provided such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under Indian Divorce Act or in prosecution of section 494, 495, 497, 498 of the IPC. अब इसमें illustration देखिए. The question is whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. Illustration B. The question is whether A was legitimate son of B. The fact that A was always treated by such members of the family is relevant. लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, they are not sufficient for prosecution under section 495 to 498. Now always remember, जो opinion शब्द जो आप बार बार देख रहे हैं, it means something more than mere gossip or hearsay. It means a judgment or belief, that is belief or a conviction resulting from what one thinks on a particular question. ठीक है. अब belief और conduct कैसे determine करेंगे, belief और conviction कैसे determine करेंगे, ये on the basis of conduct और behavior से आप देखेंगे कि is that person holding that particular opinion or नॉट. अब इस पे एक केस है, सिविल लॉ का है, दल गोविंद परचा वर्सेस निमाई चरण मिश्रा. इट वाज रिपोर्टेड इन AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 914. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि व्हाट इज रेलेवेंट इज दैट द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एंड ओपिनियन मीन्स समथिंग मोर देन रीटेलिंग ऑफ गॉसिप और ऑफ हियरसे. इट मीन्स अ जजमेंट और बिलीफ, दैट इज अ बिलीफ और कन्विक्शन resulting from what one thinks on particular question. The section does not make evidence of mere general reputation admissible as a proof of relationship. It is a conduct or outward behavior which must be proved in manner laid down in section 60. A family's barber's statement that he knew that a particular person to be a son of a particular person is not relevant. The statement that the chief of the family used to call him a son was held within the ambit of this section 50. तो दल गोविंद परचा का जजमेंट देखिए, इससे कोई क्वेश्चन आपको आने नहीं वाला, लेकिन इस सेक्शन मैटर्स में और सिविल लॉ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा रेलेवेंट हो जाता है. तो इसीलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया, वरना कुछ ऐसा इस पे एलैबोरेट करने की आपके लिए ज़रूरत है नहीं. अब देखिए लॉ का एक प्रिजम्पशन होता है कि व्हेन a couple has been, residing and cohabiting together for a long number of years, then law draws an ordinary presumption that these persons are husband and wife. ये उसी कॉन्टेक्स्ट में जो इलस्ट्रेशन भी है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज रिबटेबल. सेक्शन 51 का तो मैं बात कर ही चुका हूँ. अब आ जाते हैं सेक्शन 52 पे. अब सेक्शन 52 कहता है, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररेलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज द कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट. अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये सेक्शन 52 और में ये है कि जनरली देयर इज एन एक्सक्लूजन ऑफ द एविडेंस विच रिलेट्स टू कैरेक्टर एंड इट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फेयरनेस. क्योंकि it would not only surprise and prejudice the party by taking up all of their careers,
but it will also have the tendency to prejudice the mind of the judge. ठीक है, दैट इज वाई एज अ जनरल नेचर ये बोला जाता है कि आपको अगर कोई फैक्ट प्रूव करना है तो आप एविडेंस के बेसिस पे प्रूव करिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल रेपुटेशन और कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. द बिजनेस ऑफ द कोर्ट इज टू ट्राई द केस एंड नॉट द मैन. अ वेरी बैड मैन may have a very righteous cause and a very good man may have a very odious cause. ये बात याद रखिएगा. अब याद रखिएगा ये जो सेक्शन है ये कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज की बात करता है बट नॉट द कैरेक्टर ऑफ विटनेस, क्योंकि डिफेंस तो विटनेस का कैरेक्टर इम्पीच करता है बहुत अच्छे से. यूजुअली इट वुड बी द एडवर्स पार्टी who would be cross examining the witness of the other side. They would be impeaching the credit of that witness. अब जो कैरेक्टर की जो डेफिनेशन दी गई है, अब इसमें रेपुटेशन और डिपोजिशन दोनों आता है, बट एविडेंस में भी गिवन ऑफ ओनली जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन. बट पर्टिकुलर एक्ट जिससे रेपुटेशन और डिस्पोजिशन प्रूव होती है उससे नहीं, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस नहीं चलेंगे. एक जनरल रेपुटेशन किसी पर्सन की सोसाइटी में क्या है या वो जनरली कैसे बिहेव करता है, दैट वुड बी द एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर. तो वो जो कैरेक्टर है उसके उस सेंस में ही लीजिएगा. ठीक है, ये सेक्शन 55 की एक्सप्लेनेशन में दिया गया है. अब एक चीज याद रखिए, अब एविडेंस एज टू कैरेक्टर दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस एंड द कैरेक्टर ऑफ पार्टीज. अभी सेक्शन 52 से लेके 55 से हट के बात कर रहा हूँ, ये पूरे एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. देखिए जो कैरेक्टर ऑफ द विटनेस है विच अफेक्ट्स हिज क्रेडिट, ये तो हमेशा मटेरियल होगा, as it helps the court to come to a conclusion whether his evidence should be treated as trustworthy or not. But the questions which tend to suggest that the character of any person concerned is to render probable or improbable any conduct imputed to him has generally, as the policy of law, has been held to be irrelevant. उसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि it would be unfair to him and it would to have the tendency to prejudice the case against him by prejudicing the mind of the judge. Next we come to section 53. In criminal proceedings, the fact that the person accused is of good character is relevant. अब देखिए, the principle upon which a good character may be proved is that it affords a presumption against the commission of the crime. The presumption arises from improbability as a general rule, as proved by the common observation and experience that a man who has uniformly pursued an honest and upright course throughout his life would generally not depart from such conduct and not indulge in a conduct which is inconsistent with it. अब ये सेक्शन सिर्फ उसी चीज़ों के लिए यूज होता है कि where the party which is giving evidence of the good character wants to convey to the court that the conduct which is being imputed to the particular person is not consistent with his जनरली ऑनेस्ट एंड अपराइट कंडक्ट. तो जब एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर दिया जाता है तो जनरली कोर्ट क्योंकि गुडनेस में बिलीव करता है और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की डॉक्ट्रिन भी होती है, तो एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर जब भी दिया जा रहा होता है तो वो एडमिट किया जाता है. ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर का जो एविडेंस दिया जाता है इट इज ऑफ अ वेरी वीक नेचर, बहुत कमजोर नेचर का होता है, एंड इट कैन नॉट आउटवे एनी पॉजिटिव एविडेंस इन रिगार्ड टू गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो दैट अ पर्सन इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर तो कोर्ट ये मान के ही चलेगा कि ऐसा पर्सन क्राइम नहीं कमिट कर सकता. इट ओनली लेंड्स द कोर्ट एन एडिशनल अश्योरेंस. कैरेक्टर का जो एविडेंस होता है इट इज़ ऑफ अ वेरी वीक टाइप और इट कैन नॉट आउटवे द पॉजिटिव एविडेंस इन रिगार्ड टू द गिल्ट ऑफ द पर्सन अगर वो प्रोसिक्यूशन अदरवाइज एस्टैब्लिश कर लेता है. अब सेक्शन 53A ऐड हुआ है 2013 से. वो कहता है इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस and which outrage the modesty of the woman or which relates to the offenses of rape. मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ rather than reiterating the numerical numbers that has been given or the attempt thereof and the quality of consent that is an issue. मार्क कर लीजिएगा word quality of consent. The evidence of the character of the victim or that such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the occasion of issue of such consent or quality of consent. तो previous sexual intercourse या the character of the victim ये दोनों irrelevant होगा, ये ध्यान रखिएगा. और कब
कब होगा इररिलेवेंट? व्हेन द क्वेश्चन इज एज टू कंसेंट, जब कंसेंट की क्वालिटी की या कंसेंट के ऊपर इशू बना हुआ है. क्योंकि बिफोर दिस ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी, अब तो ये कम किया जा रहा है, पर कहीं कहीं कोर्ट्स में आप अभी भी देखेंगे ये चलता है. नॉनदलेस, कमिंग टू सेक्शन 54, in criminal proceedings the fact that the accused person has a bad character is irrelevant. अभी criminal proceeding के context में specifically है, unless the evidence has been given that he is of good character, in which case it becomes relevant. अब explanation 1 है, कहती है this section does not apply to cases in which bad character of any person is itself a fact and issue. और explanation 2 कहती है previous conviction is relevant as an evidence of a bad character. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रीवियस कन्विक्शन जैसे कैसे प्रूव किया जाएगा. वो सेक्शन 298 ऑफ द सीआरपीसी में लिखा है, एक बार देख लीजिएगा उसको मन करे तो. अब देखिए, एज अ पॉलिसी ऑफ लॉ सेक्शन 54 क्रिमिनल प्रोसीडिंग के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा है, और वो बोलता है कि भाई देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर है जनरली इररेलेवेंट है अनलेस द एविडेंस हैज बीन गिवन कि ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर. ठीक है, क्यों इररेलेवेंट रखा गया है? अगेन, क्योंकि it would have the tendency to prejudice him, है ना. कैरेक्टर की बात को लेके भाई किसी आदमी की पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, और फिर बेरेप्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट अगर उसके कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाने लगा तो कोर्ट would have the tendency to be prejudiced against him. So it is ordered to avoid that thing, that the evidence of bad character is usually not taken unless evidence of good character has been given. So bad character is only relevant in reply of a good character. अगर गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया गया है तभी जाके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाता है, अदरवाइज नॉट. सो इट इज़ गुड ओनली इन रिप्लाई. अब देखिए, मैं मीनिंग ऑफ बैड कैरेक्टर को आपको, मैं बैड कैरेक्टर की मीनिंग आपको एक ऑस्ट्रेलियन केस के बेसिस पे समझाता हूँ. उसका नाम है रेफरेंस ऑफ एटवर्ड. इट वॉज रिपोर्टेड इन 1960, वॉल्यूम नंबर 102, CLR, पेज नंबर 355, हाई कोर्ट. अब इसमें क्या हुआ था? द अक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद अ मर्डर एंड वाज क्वेश्चनड अबाउट हिज प्रीवियस बिहेवियर विद द डिसीज्ड, हाउ एंड वेयर ही लिव्ड एंड वेयर ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम द डिसीज्ड एंड अदर्स विच ही हैड नॉट रिटर्न. अब क्वेश्चन वाज कि वेदर दिस एविडेंस टेंडेड टू शो दैट ही हैड अ बैड कैरेक्टर. तो बैड कैरेक्टर के कंटेक्स्ट में कोर्ट ने कुछ बोला, और वो क्या बोला? एंड आई कोर्ट ने बोला, द एक्सप्रेशन बैड कैरेक्टर इन रिलेशन टू अ विटनेस हैज नो टेक्निकल और लीगल मीनिंग. बैड कैरेक्टर में बी रिगार्डेड एज कॉन्ट्ररी ऑफ गुड कैरेक्टर, बट एज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फैक्ट और अ मैटर इट कैन प्रूव्ड ऑन क्रिमिनल ट्रायल ओनली इन आंसर टू द एविडेंस अड्यूस्ड ऑफ द अक्यूज्ड गुड कैरेक्टर. तो मतलब बैड कैरेक्टर सिर्फ रिप्लाई में ही एडमिसिबल होता है, अदरवाइज नॉट. इट इज नॉट एक्सक्लूडेड एज इररेलेवेंट to proof of guilt, it is excluded as a matter of policy, and the policy is deeply rooted in principle. The evidence is relevant to the issue, but it is excluded for the reasons of policy and humanity, because although by admitting it you might arrive at justice in one case out of 100, but you would probably do injustice in 99 other. It is a very good observation that I thought it would be relevant to quote to you. Now coming to section 55, in civil cases the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. ठीक है, explanation के context में तो मैं बता ही चुका हूँ. The word character would include both reputation and deposition, and the evidence may be given only of general reputation and general deposition, not of particular acts by which reputation or deposition were shown. So let us suppose एक आदमी usually he is a very bad character, but कभी कभी वो कुत्ते को खाना खिला देता है, तो मेयरली आप ये नहीं कह सकते देखिए वो इन इंस्टेंस में कुत्ते को खाना खिला रहा था तो ही इज ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर. ठीक है, जनरल रेपुटेशन और जनरली डिस्पोजिशन देखी जाती है. डिस्पोजिशन इज डिफरेंट एंड डिपोजिशन इज डिफरेंट. Disposition is your behavior, deposition is what you are testifying before the court. ठीक है, अब देखिए reputation का मतलब क्या होता है? Reputation means what is thought of a person by others and is constituted by public opinion. Disposition respects the whole frame and texture of the mind. It comprehends the spring and motives of the action. अब टेम्पर जो है, टेम्पर की भी क्या मीनिंग होती है? टेम्पर इन्फ्लुएंसेस द एक्शन ऑफ द मोमेंट. डिस्पोजिशन इज परमानेंट एंड सेटल्ड. टेम्पर में बी ट्रांजिटरी एंड फ्लक्चुएटिंग. सो
it is possible and not unfrequent to have a good disposition and a bad temper and vice versa. ठीक है. अब एक सवाल उठता है कि who is qualified as to witness of a character. ठीक है. अभी एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कभी इतना डिटेल में जाएंगे, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू. अब ये इस पे आप टेसी वर्सेस हनिंगटन का केस देख सकते हैं या श्विट्ज वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का केस देख सकते हैं. इसमें ये बोला गया था, एंड अ पैसेज वाज कोटेड इन विगमोर, a passage was quoted following the statement of law in Wigmore on evidence, and the passage was कि when the character of a party or of a witness is to be evidenced by the reputation must itself be proved by a witness qualified by an opportunity to obtain the knowledge of it. पहली बात तो विटनेस के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसके पास कैसे अपॉर्चुनिटी आई टू नो अबाउट द रेपुटेशन ऑफ विटनेस. पहला स्टेप. The first step here consists in application of the general principle that the witness must expressly appear to have the means of knowledge before his testimony can be proceeded. ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि जो पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि विटनेस ऑफ द कैरेक्टर को इंग्रेन करने के लिए कि जस्ट इन केस कि इनकी टेस्टिमनी पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं, पहले एक कोर्ट ये देखेगा कि इनके पास मीन्स ऑफ नॉलेज आई कहाँ से. क्योंकि एज सच एविडेंस एक्ट ने कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो बताई नहीं कि कौन विटनेस एज टू कैरेक्टर बन सकता है और कौन नहीं. तो बेसिकली एनी पर्सन कैन बिकम अ विटनेस एज टू कैरेक्टर, बट व्हाट द कोर्ट हैज़ टू सी कि इनके पास मीन्स ऑफ नॉलेज कैसी है कि इस आदमी का कैरेक्टर कैसा है. ठीक है. दैट इज ऑफ वेरी सब्सटैंशियल नेचर. अब मान लीजिए कोई पर्सन नेबरहुड में रहता है और या आसपास रहता है अक्यूज पर्सन के, देन ही इज ऑथोराइज टू गिव, क्या कहते हैं, an evidence of reputation or general character as is perceived by the society. क्योंकि भाई जो neighborhood में रहता है वो रोज देखता है कि उस person को, then he would be in a position to testify that. So these were some of the nuances that are related to the evidence of the character, and now your chapter of relevancy is done. Now we would deal with आगे चल के हम लोग डील करेंगे डायरेक्ट एविडेंस से, फिर थोड़ा 65 और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पॉइंट है, एंड विल गो अलॉन्ग, विल ट्राई टू कंप्लीट एविडेंस एज फास्ट एज पॉसिबल. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.